बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खेत खलियान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम खेत खलियान साथ टीवी और PRC की मुश्तरका पेशकश है। इस प्रोग्राम में हम ज़राअत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया कि फ़िश फार्मिंग जो है वो कितनी मुफीद हो सकती है और उसको करने के लिए आपको क्या बेसिकली ऐसा लाया अमल है जो अपनाना होगा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उसी की कॉन्टिन्यूशन में बात करेंगे कि फ़ीड के हवाले से, चूँकि फ़ीड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि बेहतर प्रोडक्शन फ़िश से हासिल की जा सके तो फ़ीड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी पे बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं मोहम्मद रमज़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच अगेन, आपने आज हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बात की कि फ़ीड का बड़ा क्रूशल रोल है अगर हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, तो फ़ीड जो है वो किस किस्म की फ़ीड है जो फ़िश बेसिकली इस्तेमाल करती है, और आप इस पर रोशनी डालिएगा कि कितना क्रिटिकल रोल है फ़िश की प्रोडक्शन में फ़ीड का। सर, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया, तो मछली के लिए दो किस्म की फ़ीड होती है। एक को हम कुदरती खुराक कहते हैं और दूसरा आर्टिफिशियल फ़ीड या मसनूई खुराक है। तो हमें मछली के लिए दोनों ही किस्म की खुराक चाहिए होती है। मुख्तलिफ़ मछलियों की मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीडिंग हैबिट हैं, जिसके मुताबिक बाज़ औक़ात हमें सिर्फ़ आर्टिफिशियल खुराक पे ही मछली पलती है और बाज़ औक़ात सिर्फ नेचुरल फ़ीड पे पलती है और बाज़ औक़ात दोनों ही इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो जैसे कि ट्राउट है, ये हमें सारी की सारी हमें मसनूई खुराक देनी पड़ती है, जबकि हमारे जो कार्प कल्चर है इसमें कुदरती खुराक और आर्टिफिशियल खुराक दोनों ही इस्तेमाल हो सकती हैं। तो कुदरती खुराक पैदा करने के लिए हम पानी में, तालाब में कुदरती गोबर और या ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं। इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि ज़ूओप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो पैदा हो सकें और मछली उसको इस्तेमाल कर सके, और ये सबसे सस्ती खुराक पड़ती है। तो इसके साथ साथ जब हम किसी भी वाटर बॉडी की या पानी की या तालाब की जो जब हम उसकी कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहें और उसमें से थोड़े पानी से मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, हमें मसनूई खुराक भी साथ साथ इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो मसनूई खुराक के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट को हम मिला के मसनूई खुराक बनाते हैं और फिर इसको प्रोसेस करके इस्तेमाल किया जाता है। तो आम तौर पे जो दुनिया में मसनूई खुराक इस्तेमाल हो रही है वो दो किस्म की है। एक को हम तैरने वाली या फ्लोटिंग फ़ीड कहते हैं और दूसरी को हम डूबने वाली या पैलेटेड फीड या सिंकिंग फीड इस्तेमाल करते हैं। रमज़ान साहब, इस पर हम मूव करते हैं, जो हमारी आर्टिफिशियल फ़ीड है उस पर मूव करते हैं। उससे पहले अगर हम ऑर्गेनिकली जो आप करते हैं, यानी जो भी उसके अंदर पौधे पैदा हो जाते हैं जिनको मछलियाँ खाती हैं, जो घास फूस निकल आता है जिनको मछलियाँ खाती हैं, ये बताइएगा कि क्या तमाम फ़िश जो हैं, जिस तरह आपने ट्राउट का जिक्र किया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो आर्टिफिशियल फ़ीड है वो उसको दी जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि जो बेनिफिशियल ज़्यादा कौन सी होती है? आर्टिफिशियल ज़्यादा बेनिफिशियल होती है या जो नेचुरल ऑर्गेनिक फीड होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है? सर, ये मुख्तलिफ़ मछलियों की अक़साम के लिहाज से मुख्तलिफ़ हैं। जो आपका सवाल है कि कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है, देखें, हमें कल्चर के सिस्टम को देखते हुए दोनों ही किस्म की बेनिफिशियल हैं। जैसे कि हम ट्राउट में तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, जबकि जो हमारी कार्प कल्चर है उसमें हमारी दोनों ही यूज़ होती हैं। बल्कि अभी तक जो पाकिस्तान में हो रहा है वो आमतौर पे नेचुरल खुराक की मछली ज़्यादा पल रही है, मसनूई खुराक बहुत कम इस्तेमाल हो रही है, और ये हमें सबसे ज़्यादा सस्ती तरीन पड़ती है। मसनूई खुराक इसका जो कास्ट है वो कुदरती खुराक से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उससे प्रोडक्शन का लेवल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता अगर हम इस्तेमाल मसनूई खुराक ना करें। ठीक, आपका ये कहना है कि जब तक मसनूई खुराक अगर रिक्वायर्ड है वो नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मसनूई खुराक से आपकी क्या मुराद है? ऐसी क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या चीज़ होती है जो फ़िश को दी जाती है? सर, अगर इसका कंसेप्ट देखें तो ये है कि पानी के अंदर बल्कि हर सिस्टम की एक कैपेसिटी होती है जिसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो फ़र्ज़ करें तालाब में अगर हम 1000 मछली रख सकते हैं या 1200 रख सकते हैं, तो कुदरती खुराक पे उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी यही है। इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मछलियों का वेट जो है वो कम, पर मछली जो एक मछली का वज़न है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तालाब की और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए पर एकड़, तो हमें इसकी कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मसनूई खुराक इस्तेमाल करनी पड़ती है। और मसनूई खुराक जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें फ़िश मील है, सोयाबीन मील है, ग्लूटन है, सनफ्लावर मील है, राइस ब्राउन है,
वीट ब्रान है, इसके साथ साथ ऑयल्स हैं और बहुत सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इस्तेमाल करते हुए हम कुदरती खुराक को बनाते हैं। और ये फिर खुराक जो बनाई जाती है कुदरती, ये भी मछली की किस्म और उसकी उम्र और उसका साइज़ को देखते हुए बनाते हैं। जैसे फ्राई के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक बनती है, फिंगर लेंग्स के लिए जो उससे थोड़ी सी बड़ी हो जाती है मुख्तलिफ होती है, फिर जुवेनाइल के लिए मुख्तलिफ होती है और जो बड़ी ग्रो आउट फिशेज़ हैं उनके लिए मुख्तलिफ होती हैं। ठीक। सो ये बताइएगा, जिस तरह आपने बात की कि मसनूई खुराक जो है वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास यहाँ पे आपने खुराक जो है ख़ुद बनाई हुई है और ये ज़मीन पे बिखेरी हुई है। आई थिंक ये सुखाने का प्रोसेस एक चल रहा है। सो अगर आप इसको खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो क्या फार्मर भी इसको खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है? सर फार्मर छोटे लेवल पे दुनिया में कर रहे हैं, तो अपने लेवल पे छोटी सी एक पैलेटिंग मशीन लेके वो अपने लेवल पे इसको पैदा कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइज मैन्युफैक्चर फीड मिल रही, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है, और हम इसका पायलट यूनिट अनकरीब लगा देंगे और हमारे पास इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। तो ये हमारी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कर देगी। 1000 से हम तवक्को कर रहे हैं कि 3000 से 4000 किलो पर एकड़ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाएगी। सो रमज़ान साहब, जब तक कि हम इसको इंडस्ट्री की सतह पे लेके जाते हैं फ़िश फीड को, तब तक आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जो फ़िश फीड आप यहाँ पे खुद बना रहे हैं, किसान अगर चाहे कि उसको खुद से बनाना चाहे तो किस तरह से वो मैन्युफैक्चर की जा सकती है? सर इसमें एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि इसके का फार्मूला क्या इस्तेमाल करना है। ठीक। तो ये जो फार्मूला है ये प्राइवेट तो शायद ना दें, लेकिन हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से ये हम कांटेक्ट करके वो पूछ सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें अपनी मछली के लिए कौन सी चीज़ डालनी है। क्योंकि ये आम तौर पे अभी जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, अगर थोड़ा बहुत तो करते हैं ऐसे ही उठा के डाल देते हैं, राइस पॉलिश या वीट ब्रान ऐसे पाउडर की फॉर्म में डाल देते हैं, जो कि मासवाए ऑर्गेनिक मैन्योर के और कोई काम नहीं करता। मछली की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक खुराक को बनाएं और उसकी ज़रूरियात के मुताबिक बनाएं। उसमें उसकी प्रोटीन पूरी हो, उसकी एनर्जी पूरी हो, उसके फ़ैट कंटेंट्स पूरे होने चाहिए, तब जाके वो फ़ायदेमंद होगी। रमज़ान साहब, इसमें कोई कॉन्फिडेंशियलिटी तो नहीं है? अगर हम इसको डिस्कस कर लें और हम किसानों को बता सकेंगे वो छोटे लेवल पे खुद बनाना चाहते हैं फीड, तो ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियलिटी की इसमें तो बैरियर नहीं है कि इसको बताने में कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं, हमारे इदारे में कोई हर्ज नहीं। हमारा तो मकसद ही ये है कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी को ज़िम्मेदार तक लेके जाना है। बिल्कुल, इस प्रोग्राम का मकसद भी नाज़रीन यही है कि जो NARC की फैसिलिटी में, PARC की फैसिलिटी में जो रिसर्च हो रही है, जो साइंटिस्ट यहाँ पे, जो रिसर्चर्स यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च आप तक पहुँच सके। तो रमज़ान साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से हमारे सामने ये फ़िश फीड पड़ी हुई है, ये क्या फीड है, ये किस मछली के लिए और ये किस प्रोसेस के ज़रिए बनाई गई है? सर ये हमारे पास पैलेटर मशीन है, क्योंकि हमने यहाँ पे लोकली छोटी सी बनाई है अपने लिए। इसके थ्रू प्रोसेस ये हमने कैट फिश के लिए और ट्राउट के लिए अभी बनाई है। ठीक। तो वैसे इसको जो बनाया जाता है फैक्ट्रीज में, इसके जो ड्रायर हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम तो अभी सन ड्राई कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे रही है यहाँ पे हमारे यहाँ। बल्कि हमने अपने ही लोकली ऑर्नामेंटल फिश के लिए भी खुराक डेवलप की है, जो कि इसका बहुत ज़्यादा अच्छा कलर रंग देती है। तो हम मुख्तलिफ किस्म की खुराक को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके हमारे पास फार्मूले हैं। और अभी तक हमने क्योंकि इसको कमर्शलाइज़ नहीं किया, ना हमारे पास इतनी ज़्यादा इसकी फैसिलिटी है कि हम कमर्शियल लेवल पे जा सकें, तो इंशाल्लाह अब अभी अपनी फैसिलिटी में इसे यूज़ करें। आपने यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की ऑर्नामेंटल फिश के हवाले से कि जो उससे खुराक दी जाती है उसकी बेस पे उसका रंग बड़ा अच्छा आता है। तो खुराक का ताल्लुक ऑर्नामेंटल फिश में रंग से भी होता है? यस सर, खुराक जो है वो सबसे अहम चीज़ है। जब भी कलर डेवलपमेंट के लिए दुनिया में भी और हमारे यहाँ भी जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट हैं, उसको हाई एनर्जी और हाई प्रोटीन खुराक दी जाती है ताकि उसका कलर मैक्सिमम अच्छा से अच्छा हो। जो हमारे पास कलर आ रहा है वो बहुत अच्छा है, इवन बहुत सी मछलियों से जो बाहर से आ रही हैं उनसे भी अच्छा डेवलप हो गया है। तो ये हमने बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। सो कहने का मकसद ये है कि जो ऑर्नामेंटल फ़िश भी लोगों ने रखी है, वो एक बंदे के पास उसी स्पीशी की फ़िश है और दूसरे के पास उसी स्पीशी की फ़िश है। अगर दोनों के कलर का डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि दोनों की जो खुराक है उसका एक फ़र्क है। ऑर्नामेंटल फ़िश के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आपने यहाँ पे ऑर्नामेंटल फ़िश की भी फैसिलिटी लगाई है। दो कि ऑर्नामेंटल फ़िश को यहाँ पे आपके दूसरे कलीग हैं वो देखते हैं, लेकिन इसके बारे में बताइए कि पाकिस्तान में ऑर्नामेंटल फ़िश का कितना स्कोप है? सर पाकिस्तान में ऑर्नामेंटल फ़िश अभी तक जितनी भी हो रही है सारी की सारी इंपोर्ट हो रही है। हमने NARC ने पहली दफ़ा ये पाकिस्तान में इसको ब्रीड करवाया है, इसका कलर डेवलप कराया है और
बहुत कामयाबी के साथ ये चल रही है। और इसके साथ साथ हम अभी ये भी प्रमोट कर रहे हैं कि प्राइवेट फार्मर इसकी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी हमसे लें और इसको खुद डेवलप करें। और ये ऑर्नामेंटल फिश है, ये थोड़े एरिए से मैक्सिमम प्रॉफिट देती है। जो यूथ हैं हमारे, वो थोड़े एरिए में अगर करना चाहें तो ऑर्नामेंटल फिश जो, और इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट भी है, तो थोड़े एरिए से बहुत थोड़े अरसे में, इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत थोड़ा है, मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं ऑर्नामेंटल फ़िश को कल्चर करके और इसकी ब्रीडिंग करवा के। और इसकी ब्रीडिंग भी दूसरी मछलियों से भी ज़्यादा आसान है। यहाँ पे कौन कौन सी इकसाम है बेसिकली, जो 2 3 4 मेन आपकी जो स्पीशीज़ हैं, इकसाम है ऑर्नामेंटल फ़िश की, आप कौन कौन से स्पीशीज़ पे यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर हमने बेसिकली 7 मछलियों की अभी तक ब्रीडिंग करवाई है और कलर डेवलप करवाया है। इसमें इंपॉर्टेंट गपीज़ हैं, मूलीज़ हैं, हाई फिन है, कोई कार्प्स हैं और 2-3 हैं। ठीक, सो ये यहाँ पे आप खुद से करवा रहे हैं। जिस तरह नाज़रीन रमज़ान साहब ने बात की कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए अगेन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑर्नामेंटल फ़िश के हवाले से। ऑर्नामेंटल फ़िश की जो ब्रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है और बहुत एक्सपेंसिव बिकती है। छोटे छोटे, आपको पता है कि बिल्कुल छोटे साइज़ के फ़िश होती है जो 100 रुपीज़ से लेके 500 रुपीज़ तक सेल हो रही होती है। मार्केट बहुत बड़ी है, हर बंदा चाहता है उसके घर में एक बड़ा खूबसूरत सा एक्वेरियम हो। सो आप ना सिर्फ ये कि अपने पास इनकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं, बल्कि आप जो इसका फर्दर रिटेल का आउटलेट है उस पर भी इसको लेके जा सकते हैं। सो ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप फार्मिंग पे जाते हैं, आप मेन अपनी दूसरी फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं जो मीट के लिए यूज़ होती है, जो खाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसके साथ ही आप थोड़ी सी जगह पे ऑर्नामेंटल फ़िश को भी कर सकते हैं जो कि आपको बड़े अच्छे नताइज दे सकती है। अगर फीड की बात की जाए तो ऑर्नामेंटल फ़िश की जो फीड है, चूँकि वो नेचुरल फीड तो उसको नहीं होती होगी, वो तो आप आर्टिफिशियल फीड ही देते होंगे, या ऑर्नामेंटल फ़िश को भी नेचुरल फीड चाहिए होती है? सर इसमें जब हम छोटे बच्चे को पैदा करते हैं या इसकी ब्रूड स्टॉक में तालाब में इसको रखना पड़ता है, वहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही इस्तेमाल करती है। जबकि एक्वेरियम में जो है वो हमें सिर्फ आर्टिफिशियल फीड पे रखना पड़ता है जब आप तालाब में रख रहे होते हैं। अभी तक हमारे पास जितनी भी एक्वेरियम की फीड आ रही है वो सारी इम्पोर्टेड है, ठीक, यहाँ पे हम नहीं बन रही। तो उसके लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करवा सकें जब हमारा फीड मिल लग जाए, और जो तालाब में है जो आम खुराक जो हम इस्तेमाल करते हैं उसी इस्तेमाल हो जाती है। सही, कोई स्पेशल खुराक इसके लिए ज़रूरी नहीं है। कोई स्पेशल खुराक इसके लिए ज़रूरी नहीं है। आप समझते हैं कि जो तालाब के एनवायरनमेंट में ऑर्नामेंटल फ़िश को भी वही फीड दी जा सकती है। रमज़ान साहब ये बताइएगा कि ऑर्नामेंटल फ़िश हो या आपकी जो दूसरी मीट की ज़रूरियात पूरी करने वाली फ़िश है, ये बताइएगा कि ओवरऑल फ़ीड के हवाले से क्या बहुत ज़्यादा फ़ीड दरकार होती है? क्या फ़ीड बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मछली को पालने के लिए, या ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं और बहुत ज़्यादा फ़ीड दरकार नहीं होती है? सर इसको हम खुराक को बहुत ज़्यादा फीड दरकार नहीं है। हम इसके वज़न के लिहाज से जो आम मछलियाँ हैं उसको सप्लीमेंट करते हैं 3% से लेकर 2% तक। ठीक, जब ज़रा जुवेनाइल स्टेज भी 500 ग्राम तक की होती है तो हम 3% देते हैं, और जब इससे ज़्यादा हो जाती है हम इसकी खुराक जो 2% ऑफ फ़िश बॉडी वेट, यानी अगर मछली का वज़न 100 किलो है तो हम उसको रोज़ाना 2 किलो आप उसको देंगे। और इसको खुराक देने के लिए 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एक तो खुराक की जगह और दूसरा खुराक का टाइम। रमज़ान साहब इस पे बात करेंगे, मैं इसी पे आने वाला था, लेकिन यहाँ पे हमें ब्रेक का वक्त हो रहा है। नाज़रीन यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे, जैसे हमने बात की कि अगर आप फ़िश फार्म बनाना चाहते हैं तो आपको क्या इकदाम करने होंगे। उसके साथ साथ सेकेंड हाफ में हम बात करेंगे कि फ़ीड किस तरह से आप दे सकते हैं, कि आप जो मछलियों को फ़ीड दे रहे हैं तो वो आप किस तरह से दे सकते हैं उसका। जिस तरह रमज़ान साहब ने बात की कि टाइम और जगह इंतहाई ज़रूरी है, बीमारियां कौन सी ऐसी हैं जो मौलिक बीमारियां फ़िश को हो सकती हैं, इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।